कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही पंखुड़ी ने पेपर पर पेन रखा, प्रांस तुरंत बोला, यहाँ नहीं। पंखुड़ी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, क्योंकि जहाँ तक वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकती थी उसने तो सही जगह पर अपना पेन रखा था। वो तुरंत बोली, यहाँ नहीं तो और कहाँ। जैसे ही उसने कहा, प्रांस ने अपना हाथ उसकी कमर से घुमाते हुए उसके राइट हैंड की तरफ लेकर आया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा, क्योंकि एक तरफ प्रांस की गर्म सांसें उसे अपनी लेफ्ट साइड गर्दन पर महसूस हो रही थी और दूसरी तरफ प्रांस का हाथ जिस तरह से उसकी कमर से होते हुए उसके राइट हाथ पर गया था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा सेडेक्टिव सा था। प्रांस ने उसके पूरे हाथ को अपने हाथ में कसकर जकड़ा हुआ। उसने पंखुड़ी का हाथ यूं ही अपने हाथ में जकड़े हुए एग्जैक्टली उसी जगह पर रखा जहां पर पंखुड़ी पहले साइन कर रही थी और बोला, यहाँ पर। पंखुड़ी शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो वहीं पर तो साइन कर रही थी। वो धीमे से बोली, मैं यहीं पर तो साइन कर रही थी। प्रांस भी उसी लहजे में बोला, तुम यहाँ नहीं, तुम कहीं और साइन कर रही थी, पर कोई बात नहीं, तुम यहाँ साइन करो। ये बोलते हुए अब उसने अपना हाथ उसके हाथ से हटा दिया और उसकी कमर पर रख दिया। अपनी ही बीवी के साथ आशिकों वाला रोमांस कैसे करना है, ये प्रांस राणा को बहुत अच्छी तरह से आता था। उसने अपना हाथ पंखुड़ी की कमर पर रखा हुआ था और उसकी नज़रें भी पंखुड़ी की गर्दन पर थिरक रही थी और अब वो उसकी कमर को देखने लगा। पंखुड़ी का पल्लू थोड़ा फैला हुआ था, जिससे उसकी कमर अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से उस पल्लू को पूरा उसके कंधे पर रख दिया, जिससे उसकी कमर अब प्रांस को साफ नजर आने लगी। और पंखुड़ी को इस बार का पता भी नहीं चला कि उसका पति उससे क्या क्या शरारतें किए जा रहा है। उसने एक के बाद एक उन सारे डॉक्यूमेंट पर साइन किया और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, मैंने सब पर साइन कर दिया। ये बोलते हुए वो रुक गई थी, क्योंकि वो भी बस प्रांस की तरफ देखती रह गई थी। इस वक्त वो दोनों बहुत करीब थे। प्रांस अचानक से ही हड़बड़ा गया और बोला, ठीक ठीक है, तुम ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी ने भी वो डॉक्यूमेंट उसे दे दिए और अगले ही पल वहाँ से हट गई। प्रांस के चेहरे के रंग एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पंखुड़ी उससे दूर जाए, पर अब तो पंखुड़ी उसकी बगल से उठ चुकी थी। लेकिन इतनी तो घड़ी की सुइयां भी नहीं तेज दौड़ती जितना प्रांस राणा का दिमाग दौड़ता था। अगले ही पल उसने पंखुड़ी का पल्लू खींच लिया। पंखुड़ी जो आगे की तरफ बढ़ने लगी थी, जैसे ही प्रांस ने उसका पल्लू खींचा, वो सीधा उसके ऊपर आ गिरी। प्रांस ने तुरंत उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे अपनी गोद में समेट लिया। पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। उसने पीछे पलट कर देखा और बोली, पता नहीं कैसे कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया, शायद मेरी साड़ी का पल्लू। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, कोई बात नहीं, तुम गिरी तो नहीं ना, मैंने तुम्हें संभाल लिया। ये बोलते हुए प्रांस को पंखुड़ी की गहरी गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। धीरे धीरे वो पीछे की तरफ झुकने लगा, जिससे पंखुड़ी भी लगभग से अब उसके सीने पर लेट चुकी थी। वो थोड़ा सहमी हुई आवाज़ में बोली, आपको कहीं लगी तो नहीं ना। प्रांस ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। पंखुड़ी कुछ और बोलती उससे पहले ही प्रांस बोला, अच्छा एक बात मानोगी तुम मेरी। पंखुड़ी झट से बोली, मैं तो आपकी हर बात मानना चाहती हूँ। प्रांस उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़े ही इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हें अगर कोई भी कुछ भी कहे तो तुम उसकी बात मत मानना। पंखुड़ी को उसकी बात का मतलब तो नहीं समझ आया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रांस मुस्कुराया और उसने अब पंखुड़ी को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं अपना काम कर लूं? प्रांस तुरंत बोला, मैंने तो कब का तुम्हें छोड़ दिया है, तुम अपना काम करने जा सकती हो। पंखुड़ी को अब रियलाइज़ हुआ कि प्रांस के हाथ अब उसकी बॉडी पर नहीं है, तो वो तुरंत उसके ऊपर से उठ गई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वहीं प्रांस के चेहरे पर अब लंबी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज में भक्ति कॉलेज से बाहर की तरफ जा रही थी, तभी लड़कों का एक ग्रुप जो उसे फॉलो कर रहा था, वो आकर उसके सामने खड़ा हुआ। उनमें से एक लड़का थोड़ा आगे आया और भक्ति की तरफ देखते हुए बोला,
कितने दिनों से देख रहा हूँ मैं तुम्हें और तुम हो कि मेरी बात मान ही नहीं रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से मुझे नज़रअंदाज कर तुम मुझसे बच जाओगी? पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली। देखिए सौरभ जी, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिस तरह की लड़कियाँ आपको पसंद है। मैं ये रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चाल चलन से बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरा पीछा। अभी वो बोल ही रही थी कि सौरभ ने उसका दुपट्टा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, तुम्हें कैसे पता होगा बेबी मेरी पसंद नापसंद? तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही नहीं हो। तुम तो मेरे बारे में सिर्फ उतना जानती हो जितना तुमने इस कॉलेज में देखा है। पर सच बताऊं, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मैं बहुत बदल गया हूँ और अब तो खुद मुझे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें पसंद नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे साथ मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पति पत्नी वाली चीज़ें करूँगा। तुम समझ रही हो ना बेबी मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी थी और उसकी नज़रें भी पंक्ति पर उतनी ही ज़्यादा गहरी थी। उसकी बात सुनकर उसके पीछे खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। उसका एक दोस्त पंकज तुरंत बोला, इसका मतलब आज से तुम हमारी भाभी जी? पंक्ति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। पंकज एक बार फिर से बोला, अच्छा ये बताओ भाभी जी कि हमारे भाई साहब को पत्नियों वाला सुख कब दोगी? कहीं उनकी जवानी इंतज़ार करती ना रह जाए। ये बोलकर वो हंसने लगा तो उसके साथ सब हंसने लगे। वहीं पंक्ति को अब और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो सौरभ से अपना दुपट्टा छुड़ाते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन सौरभ ने तुरंत उसके कमर पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है पत्नी जी? अभी अभी तो हम पति पत्नी बने हैं। ज़रा अच्छे से मुझे मेरी पत्नी को निहार तो लेने दो। बिस्तर पर तो पता नहीं मेरी पत्नी मुझे कब सुख देगी। कम से कम यहाँ पर थोड़ा उसके लबों को चूम कर दिल को तसल्ली ही दे दूँ। ये बोलकर वो उसके चेहरे पर झुकने लगा और उसे अपने चेहरे पर झुकते हुए देख पंक्ति बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सौरभ के पीछे खड़ा पंकज और उसके बाकी के सारे दोस्त जोरों से हंसने लगे थे। वहां आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। सौरभ कॉलेज का वो सीनियर स्टूडेंट था जो सीनियर स्टूडेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कलंक था, क्योंकि वो अपनी क्लास की ओर अपने से जूनियर लड़कियों को हद से ज़्यादा परेशान करता था, उनके साथ छेड़खानी करता था और बदतमीजी तो हद से ज़्यादा करता था। लड़कियों को वो किसी खिलौने से कम नहीं समझता था और कॉलेज की 5 लड़कियों को तो वो यूज एंड थ्रो कर चुका था। पंक्ति बुरी तरह से कांप रही थी और अब सौरभ बिल्कुल उसके लबों को छूने ही वाला था कि अचानक से एक जोरदार पंच किसी ने सौरभ के चेहरे पर जड़ दिया और सौरभ का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया हो। उसका पूरा चेहरा एकदम सुन्न हो गया था और लड़खड़ाते हुए वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिर गया था। पंक्ति एकदम शॉक्ड रह गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आया और सौरभ को अपने साथ ही लेकर चला गया। वो अपनी जगह पर खड़ी दंग रह गई जब उसकी नज़रें सामने खड़े आश्रय पर गई। आश्रय को देखकर अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, कहीं आश्रय इन सब चीज़ों के बारे में उसकी दी रीवा को जाकर ना बता दे। वहीं सौरभ को नीचे गिरे हुए देख पंकज गुस्से से बोला, अबे कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया? ये बोलकर वो जैसे ही आश्रय की तरफ बढ़ने लगा, पंक्ति और भी ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो जानती थी पंकज और सौरभ को और साथ ही साथ उनके सभी दोस्तों को कि वो कितने घटिया हैं। वो लोग किसी की जान को जान नहीं समझते। कॉलेज के कितने लड़कों को उन्होंने बुरी तरह से जख्मी कर अस्पताल पहुंचाया था। 2 लड़कों को तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन फिर भी ना उन्हें जेल हुई और ना ही उन्हें कॉलेज से बाहर निकाला गया। वहीं पंकज गुस्से से आश्रय की तरफ बढ़ ही रहा था कि आश्रय ने एकदम से पंकज के चेहरे पर भी पंच जड़ दिया और पंकज भी सीधा सौरभ के ऊपर जाकर गिरा। उसके चेहरे पर इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था। पंकज की तो दर्द से चीख निकल गई। आश्रय बेशक से उनमें 1 साल कम हो, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग थी। जिम में 3-3, 4-4 घंटे बिताना उसका डेली का काम था और ऐसे में उसकी बॉडी एकदम बॉडी बिल्डर टाइप थी। सौरभ और पंकज जैसों को वो उठाकर किसी चूहे की तरह पटकना बहुत अच्छी तरह से जानता था।
पंक्ति एकदम हैरान रह गई। वहीं कॉलेज में उनके आसपास खड़े बाकी सब लोग भी हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। आज पहली बार था जब सौरभ और उसके दोस्त बुरी तरह से पिट रहे थे। वहीं आश्रय ने अब सामने खड़े सौरभ और पंकज के बाकी दोस्तों की तरफ देखा और बोला, तुम्हें भी आगे आना है क्या? वो लड़के तुरंत पीछे की तरफ हट गया। जब आश्रय ने सौरभ और पंकज को नहीं छोड़ा तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला था। वहीं उन्हें डर से पीछे हटते हुए देख सौरभ का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पूरे कॉलेज के सामने मुझ पर हाथ उठाया? अबे तू है कौन? ये बोलकर वो जैसे ही आश्रय का गिरेबान पकड़ने लगा, आश्रय ने तुरंत उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच और जड़ दिया और फिर उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, अगर मेरी पहचान सुनना चाहता है तो सुन, तेरे बाप से कम नहीं हूँ मैं। तुझ जैसे हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी बात सुनते हुए सौरभ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। सौरभ को यूं पिटते हुए देखकर बाकी सारी स्टूडेंट्स ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था और उन तालियों को सुनकर आश्रय इतना तो समझ चुका था कि जिस इंसान को वो पीट रहा है वो है ही पीटने के लायक, तभी तो जनता भी खुश हो रही है। वो सौरभ की तरफ देखते हुए बोला, मूवी में जब जब विलेन की अच्छे से धुलाई होती है ना, तब तब ऑडियंस यूं ही तालियां बजाती है और लगता है तू इस कॉलेज का विलेन है, इसलिए जनता तुझे पिटते हुए देख खुश हो रही है। उसकी बात सुनकर सौरभ ने अपनी नज़र आसपास घुमाई। इस वक्त कॉलेज के डीन और साथ ही कॉलेज का मैनेजमेंट स्टाफ भी वहां पर पहुंच गया। आश्रय का हाथ सौरभ के गिरेबान पर देख वो सब लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वहां पर क्या चल रहा है। वहीं सौरभ आश्रय की तरफ देखते हुए बोला, मैं विलेन हूँ तो तू क्या खुद को हीरो समझ रहा है? आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं क्या हूँ और क्या नहीं, तू ये सच में जानना चाहता है? सौरभ गुस्से से बोला, तू कुछ भी नहीं है। इस कॉलेज में मेरा राज चलता है, यहाँ का पत्ता भी सिर्फ मेरी मर्जी से हिलता है। ये सब जो मुझे पीटते हुए देखकर तालियां बजा रहे हैं ना, हाँ, इनके लिए मैं विलेन हूँ, क्योंकि इनकी किस्मत मेरे हाथ में है। मैं इस कॉलेज का भविष्य हूँ, मैं इस कॉलेज का भगवान हूँ। उसकी बातें सुनते हुए आश्रय मुस्कुराया और अगले ही पल उसने सौरभ को जोर से धक्का देते हुए सीधा नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। सौरभ एकदम हक्का बक्का रह गया। वहीं डीन अब जल्दी से आश्रय के पास आए और बोले, क्या हुआ मिस्टर आश्रय राणा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हैं और ये सब क्या हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। आश्रय ने डीन की तरफ देखा और बोला, लगता है मुझे डैड को बताना पड़ेगा कि आपसे आपका काम अच्छे से हो नहीं रहा है मिस्टर प्रभुदेवा। उन्हें कहना पड़ेगा मुझे कि आपकी जगह पर किसी और को रख दें। मिस्टर प्रभुदेव एकदम से हैरान रह गए। वो तुरंत बोले, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं उस प्रॉब्लम को। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, अगर 1 मिनट के अंदर से अंदर ये घटिया इंसान अपने इन 4-5 दोस्तों के साथ इस कॉलेज से बाहर नहीं निकाला गया तो आई प्रॉमिस आप इस शहर में रहने लायक नहीं रहेंगे। और अगर प्रलय राणा अपनी बात पूरी करता है तो मैं उनका बेटा हूँ, उनसे कम नहीं हूँ मैं। उसकी बात में कम और धमकी ज़्यादा थी। अगले ही पल उसने सौरभ की तरफ देखा और फिर वहाँ खड़े गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो और आइंदा ये लड़के कॉलेज में दिखाई नहीं देने चाहिए। इनको रिस्टिगेट करने के डॉक्यूमेंट बनाए जाएं। ये बोलते हुए उसने मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ देखा। सौरभ के होश उड़ गए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके खिलाफ कंप्लेन करने की, लेकिन यहाँ आश्रय ने उसे सीधा कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था। वहीं आश्रय ने एक नज़र पक्ति की तरफ देखा और बोला, ठीक हो तुम? पक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आश्रय बस हल्का सा मुस्कुराया और फिर सौरभ की तरफ बढ़ गया। वो सौरभ के पास आकर उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज के भगवान को ऐसे कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है, पर अब तुझे पता चल गया होगा कि तेरी औकात इस कॉलेज में क्या है। अगर ना पता चली हो तो दोबारा पूछ लेना मुझसे, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया। गार्ड्स ने सौरभ और उसके सारे दोस्तों को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। वो खुद भी इस वक्त डरे हुए थे, लेकिन उन्हें आश्रय का आर्डर तो मानना ही था। धीरे धीरे भीड़ वहाँ से हटने लगी क्योंकि डीन ने सबको वहाँ से हटा दिया था, लेकिन पंक्ति अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो आश्रय को थैंक यू बोलना चाहती थी। वहीं आश्रय अब पंक्ति के पास आया और बोला,
घर जा रही हो तुम? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आश्रय तुरंत बोला, गाड़ी है तुम्हारे पास? पंक्ति ने इस बार अपना चेहरा ना में हिलाया। आश्रय फिर बोला, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। उसकी बात सुनकर पंक्ति को रीवा की कही हुई बात याद आने लगी। वो तुरंत बोली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। आश्रय थोड़ा सख्ती से बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और पंक्ति कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। आश्रय गाड़ी के पास आया और उसने पंक्ति के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पंक्ति चुपचाप अंदर बैठी और आश्रय भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल उनकी गाड़ी कॉलेज से बाहर निकल चुकी थी। राणा मेंशन। पंखुड़ी ने अब अपना सारा सामान समेट लिया था और कुछ देर आराम भी कर लिया था। प्रांस अपना काम कर रहा था और पंखुड़ी अब आईने के सामने खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। उसे नीचे जाना था। इस वक्त उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो रूम से बाहर निकलते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। प्रांस के दिल को कुछ कुछ होने लगा, लेकिन उसने पंखुड़ी को कोई जवाब नहीं दिया। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, मैं नीचे जाऊँ ना? प्रांस ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया। पंखुड़ी सीधा रूम से बाहर निकल गई और प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, जब मैंने जवाब नहीं दिया तो समझ नहीं सकती क्या कि मैं नहीं चाहता कि वो जाए? लेकिन नहीं, इसे कहाँ कुछ समझ आता है, बेवकूफ़ कहीं की। ये बोलकर उसने अपने पैरों को खोला और दोबारा अपना काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान तो बार बार पंखुड़ी पर जा रहा था। तभी उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ पर 5 बजने वाले थे। मतलब उसकी ब्लैक कॉफ़ी का टाइम हो रहा था और किसी भी वक्त उसकी ब्लैक कॉफ़ी आने वाली थी। और आज तो पंखुड़ी घर पर है, तो ऑब्वियस सी बात है वही उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएगी। तकरीबन 10 मिनट बाद ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। प्रांस ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। अगर पंखुड़ी आई है तो दरवाज़ा नॉक करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब उसकी नज़र रागिनी पर गई तो वो हैरान रह गया। वहीं रागिनी ब्लैक कॉफ़ी लिए अंदर की तरफ आई और मुस्कुराते हुए कॉफ़ी टेबल पर रख कर बोली, तुम्हें हेड मसाज दूं क्या मैं? प्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अचानक से ये हेड मसाज का जिक्र उसे कुछ समझ नहीं आया। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, अगर चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें अच्छा खासा हेड मसाज दूंगी और पंखुड़ी से अच्छे वाला, ठीक है? ये बोलकर वो मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। साफ पता चल रहा था कि वो प्रांस को चिढ़ा रही है, लेकिन हेड मसाज का नाम लेकर क्यों? अगले ही पल प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत रूम से बाहर निकला। अभी तो रागिनी भी बाहर नहीं पहुंची थी कि प्रांस पहले ही सीढ़ियों तक पहुंच गया और उसकी नज़र नीचे गई, जहां पर हाल में सोफे पर पंखुड़ी बैठी थी और उसके पैरों पर तंस का सिर रखा हुआ था और तंस के सिर पर पंखुड़ी के हाथ थे। वो उसके बालों की अच्छे से मालिश कर रही थी। उसने उसके बालों में भर भर कर तेल लगाया हुआ था और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक से तंस ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया। हालांकि पंखुड़ी के हाथ पर बहुत सारा तेल लगा हुआ था, लेकिन फिर भी तंस मुस्कुराते हुए बोला, कितनी अच्छी मसाज देती हैं आप भाभी, मन तो कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। ये बोलकर उसने सच में पंखुड़ी का हाथ चूम भी लिया। पंखुड़ी उसकी बात पर हंसते हुए बोली, इतनी भी कोई खास मसाज नहीं देती हूँ मैं तंस जी, मैं तो बस नॉर्मल मसाज दे रही हूँ, पर आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छा लगा। उसकी बात पर तंस और भी ज़्यादा मुस्कुराया, लेकिन किसी और का तन बदन जल उठा था। रागिनी प्रांस के बिल्कुल कान के पास आकर बोली, क्या हुआ, इतनी जल्दी तुमने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी पी ली? मुझे तो लगा थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पीने में, लेकिन तुमने तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी जल्दी ख़त्म कर ली। कहीं तुम्हें मुझसे हेड मसाज तो नहीं करवानी? अगर ऐसा है तो चलो नीचे चलकर मैं कर देती हूँ। प्रांस गुस्से से बोला, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम में चला गया और प्रांस को यूँ रूम में जाते हुए देख तंस के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो खुद में ही बोला, अब हुआ मेरा स्कोर हाई। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं प्रांस अंदर की तरफ आया और उसकी नज़र ब्लैक कॉफ़ी पर गई। वो ब्लैक कॉफ़ी अब उसे किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। उसने सोचा था कि पंखुड़ी उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएगी, लेकिन यहाँ तो उसकी बीवी किसी और के साथ बिजी थी।
वो गुस्से से बोला, अब रहो तुम उसके साथ ही बिजी। अच्छे से पता है तुम्हें कि मुझे नहीं पसंद तुम्हारा उसके करीब जाना। मुझे सिर्फ उससे नहीं हर किसी से प्रॉब्लम है, पर नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता। और जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मुझे तो समझाना भी नहीं है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ये बोलते हुए वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया और अगले ही पल उसने एलईडी स्क्रीन पर एक वेब सीरीज चला दी। तकरीबन 2-3 घंटे बीत गए, पंखुड़ी वापस रूम में आई ही नहीं। और इस बात से प्रांस को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तकरीबन 3 घंटे बाद दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और प्रांस ने एक गहरी सी सांस ली, जैसे उसका ना जाने जन्मों का इंतज़ार खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज़्यादा झलकने लगा, क्योंकि उसे डिनर के लिए पंखुड़ी नहीं बल्कि एक सर्वेंट बुलाने आई थी। वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोटे मालिक, नीचे डिनर लग चुका है, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रांस गुस्से से बोला, मुझे नहीं करना डिनर और दोबारा मुझे कोई बुलाने ना आए। ये बोलकर उसने रिमोट से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सर्वेंट जल्दी से पीछे की तरफ हटी, वरना दरवाज़ा सीधे उसके मुंह पर लगता। प्रांस को इतने गुस्से में देखकर वो सर्वेंट अब जल्दी से नीचे की तरफ भाग गई। जैसे ही उसने नीचे जाकर सबको बताया कि प्रांस को डिनर नहीं करना, तो आधे से ज़्यादा लोग जानते थे कि अब प्रांस को भूख क्यों नहीं लगी है। लेकिन पंखुड़ी के चेहरे पर भर भर कर मासूमियत थी और वो सोच रही थी कि प्रांस क्यों नहीं आया और अब वो क्या करे। अकेले खाना तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था, क्या वो प्रांस के लिए खाना लेकर ऊपर जाए। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है। क्या सच में प्रांस को भूख नहीं लगी इसलिए वो डिनर करने नहीं आया, या फिर वो नाराज़ है किसी बात को लेकर। फिलहाल तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे प्रांस नाराज़ हो जाए। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसने अब सृष्टि की तरफ देखा और सृष्टि, जो जानती थी कि किसी भी वक्त पंखुड़ी की नज़रें उस पर आएगी, वो हल्का सा मुस्कुराई। पंखुड़ी बड़ी ही मासूमियत भरी आवाज़ में बोली, सासू माँ। सृष्टि भी आगे से बोली, बोलो बहू रानी। उसके मुँह से ऐसे बहू रानी सुनकर पंखुड़ी तुरंत बोली, क्या हुआ सासू माँ, अपना राज है क्या। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी। जैसे तुमने मुझे सासू माँ कहा, वैसे मैंने तुम्हें बहू रानी कहा। कुछ गलत कहा क्या मैंने। ये बोलते हुए उसका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसे पंखुड़ी बात करती है। पंखुड़ी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं सासू माँ, कुछ गलत नहीं कहा। वो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या मैं उनका खाना ऊपर अपने रूम में ले जाऊँ। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, पहली बात तो वो रूम सिर्फ प्रांस का नहीं है, वो रूम तुम्हारा भी है, तो उनका नहीं हमारा कहो। और दूसरी बात, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है पंखुड़ी बेटा। तुम अगर उसके लिए खाना लेकर जाना चाहती हो तो लेकर जा सकती हो। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और प्लेट में प्रांस के लिए खाना लगाने लगी। अगले ही पल उसके हाथ रुक गए, क्योंकि उसने प्रांस के लिए तो पूछ लिया था, लेकिन अपने लिए तो पूछा ही नहीं। वो एक बार फिर से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ। उसके मुंह से इस तरह से वो सासू माँ सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्हें सच में कोई कार्टून शो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके घर में सच के टॉम एंड जेरी थे। टॉम उनका खड़ूस प्रांस और जेरी उसकी एकदम मासूम सी पंखुड़ी। लेकिन काश पंखुड़ी भी थोड़ी शरारती होती तो 4 चांद लग जाते। पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, क्या मैं अपना खाना भी हमारे रूम में ले जाऊँ, मेरा मतलब है वो। ये बोलते हुए अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि को रीज़न क्या बताए। वहीं सृष्टि मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है पंखुड़ी बेटा, ना ही अपने खाने के लिए और ना ही प्रांस के खाने के लिए। तुम्हें जितना खाना लेकर जाना है तुम ऊपर रूम में ले जाओ। पंखुड़ी मुस्कुराई और अब उसने जल्दी से ट्रे में अच्छे से खाना लगाया और रूम में लेकर चली गई। उसके जाने के बाद सबकी हंसी एक साथ छूट गई। सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक सृष्टि थी जो हंस नहीं रही थी। नताशा तंस की तरफ देखते हुए बोली, ये सब ना तुम्हारी हरकत की वजह से है। देखा था मैंने कैसे तुम पंखुड़ी से अपने सिर की मसाज करवा रहे थे, और तुम दोनों को यूं देखकर प्रांस गुस्सा हुआ। जब तुम्हें पता है कि वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए पजेसिव है, तो तुम क्यों उसके साथ छेड़खानी करते हो तंस। उसकी बात सुनकर तंस बेफिक्री से बोला, मज़ा आता है मॉम, और अगर बड़े भाई को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बोल देंगे ना।
आप टेंशन मत लो। और वैसे भी आप तो ये सोचो कि मैंने जो किया है वो अच्छा ही किया है। वो दोनों यहाँ पर बैठकर खाना खाते तो सिर्फ खाना खाते, अब रूम में खाना खाएंगे तो साथ में रोमांस भी करेंगे ना। उसकी बात सुनकर सब उसे घूर कर देख रहे थे। तभी तंस एकदम से बोला, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आप लोगों ने कभी रोमांस किया नहीं है खाना खाते हुए। सबका पता है मुझे, हाँ मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये बोलते हुए जल्दी से उसने अपनी प्लेट उठाई और अपने रूम की तरफ भाग गया। वो जानता था कि किसी भी वक्त उस पर अटैक हो सकता है। उसे यूं भागते हुए देख बाकी सब एक बार फिर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में आई और आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रखी और प्रांस की तरफ देखा, जो बेड पर बैठा वेब सीरीज देख रहा था। उसकी ज़िंदगी में और कुछ हो ना हो, लेकिन वेब सीरीज़ का होना परमानेंट था। शायद ऐसी कोई वेब सीरीज होगी नहीं जो लॉन्च हो और प्रांस राणा ने ना देखी हो। पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सुनिए। प्रांस ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। पंखुड़ी कुछ पल अब सामने टीवी की तरफ देखने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि काश प्रांस ये खड़ूस सी वेब सीरीज हटाकर टॉम एंड जेरी लगा ले, लेकिन फिलहाल तो वो खुद टॉम बनकर बैठा था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, सुनिए ना। प्रांस ने अब हल्की सी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, बल्कि चैनल बदल दिया। पंखुड़ी तुरंत बोली, वो मैं आपसे कह रही थी कि प्लीज़ डिनर कर लीजिए। मेरा मतलब है, आपने कहा है कि आपको भूख नहीं लगी, लेकिन आपको भूख तो लगी होगी क्योंकि आपने दोपहर को भी ढंग से कुछ खाया नहीं था। तो प्लीज़ डिनर कर लीजिए ना, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके फेवरेट पुलाव भी लेकर आई हूँ। प्रांस ने उसकी बात सुनी और टीवी बंद कर दिया। पंखुड़ी का मुंह बन गया। अब तक तो उसे इतना भी समझ आ चुका था कि चैनल बदलना मतलब पंखुड़ी का अपनी बात को आगे कहना और टीवी बंद हो जाना मतलब पंखुड़ी का चुप हो जाना। वो प्रांस की तरफ देखती रह गई और प्रांस सीधा बिस्तर पर पसर कर लेट गया। पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया। वो एक बार फिर से बोली, सुनिए, मुझे इतना तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। मैंने तो अब कुछ किया ही नहीं। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। मैंने भी खाना नहीं खाया है और मुझे भूख भी लगी है। प्लीज़ आप उठ जाइए ना, खाना खा लीजिए। अगर आप उठेंगे नहीं तो आप खाना नहीं खाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे तो फिर मैं भूखी रह जाऊंगी ना। प्रांस ने नज़रें उठाकर एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मुझे खाना इसलिए खिलाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो तुम नहीं खाओगी। तो ऐसा करो पंखुड़ी, जाओ और जाकर चुपचाप अपना खाना खाओ। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूँगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम्हें बार बार कहने की ज़रूरत पड़ेगी। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी अब बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। प्रांस का प्यार उसे जितना सुकून देता था, उसकी बेरुखी उसे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ भी देती थी, या फिर उससे भी ज़्यादा। उसने टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ देखा और फिर वहाँ पर आकर उसने वो सारा खाना वहाँ से उठाया और रूम से लेकर बाहर चली गई। जैसे ही प्रांस ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, उसने चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से पंखुड़ी बाहर निकल रही थी। उसे खाना ले जाते हुए देख अब प्रांस के चेहरे पर गुस्सा और भी ज़्यादा झलकने लगा। मतलब अगर वो खाना खाने से मना कर रहा है तो पंखुड़ी सच में खाना रूम से बाहर ले गई। हो सकता था ना, अगर कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वो खाना खा लेता और साथ में पंखुड़ी को भी खिला देता। और अगर पंखुड़ी को खाना था तो वो बेशक से अभी खा लेती, लेकिन नहीं, वो तो चुपचाप सारा खाना उठाकर रूम से बाहर ही ले गई। पंखुड़ी नीचे आई और उसने वो सारा खाना वापस डिब्बे में डाला और किचन से बाहर जाने लगी। तभी नताशा वहाँ पर आई। उसने पंखुड़ी को खाना रखते हुए देखा तो हैरानी से बोली, क्या हुआ पंखुड़ी बेटा, तुम ये खाना वापस क्यों रख रही हो? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी बुआ जी, और इन्हें भी नहीं खाना, तो मैंने ये खाना वापस रख दिया है। नताशा तुरंत बोली, झूठ मत बोलो, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम्हें भूख लगी है और प्रांस गुस्से में है इसलिए उसने नहीं खाया। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप खा लेगा, और अगर नहीं भी खाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने प्रोटीन वगैरह लेता है, अगर एक मील स्किप भी कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। लेकिन तुम्हारा खाना ज़रूरी है बेटा, इसलिए इधर आओ।
ये बोलकर वो उसे लेकर आगे की तरफ आई और उसने पंखुड़ी को प्लेट में खाना डाल कर दिया। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे सच में नहीं खाना बुआ जी, मुझे सच में भूख नहीं लगी। अभी वो बोल ही रही थी कि नताशा उसकी बात बीच में काट कर बोली, देखो मुझे ज़्यादा बातें तो नहीं करनी आती, इसलिए सीधा सीधा बोल रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे सुनिए जी की कसम। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी उसकी तरफ देखती ही रह गई। नताशा हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में पंखुड़ी का हाथ लिए उसे बाहर की तरफ लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बिठाकर बोली, जब तक ये पूरा खाना फिनिश ना हो जाए तब तक तुम वापस अपने रूम में बिल्कुल नहीं जाओगे। अब जल्दी से ये खाना फिनिश करो। हाँ। ये बोलकर नताशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और पंखुड़ी खाने की प्लेट की तरफ देखने लगी। अगर नताशा उसे प्रांस की कसम नहीं देती तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, लेकिन अब वो प्रांस की कसम बिल्कुल नहीं तोड़ सकती थी। वो उन लड़कियों में से थी जिसके लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस, जो अपने रूम में पंखुड़ी का ही इंतज़ार कर रहा था कि वो कब रूम में आएगी। जब तकरीबन 10 मिनट हो गए तो वो रूम से बाहर निकला और नीचे रेलिंग की तरफ आया। आते ही उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी पंखुड़ी पर गई, जो आराम से अपना खाना खा रही थी। उसे देखते ही प्रांस का गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ गया। उसे इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो अब तुरंत वापस अपने रूम में आया और अगले ही पल बालकनी के पास आकर वो सिगरेट पीने लगा। वो सिगरेट तभी पीता था जब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो। वहीं खाना खाते ही पंखुड़ी की आंखों में नमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए, क्योंकि उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था और वो बेमन से खाना खा रही थी तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपना खाना फिनिश किया और फिर बर्तन वापस किचन में रखकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में आते ही उसकी नज़र फ्रांस पर गई, जो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और नीचे तकरीबन 3 से 4 सिगरेट गिरी हुई थी। उसे यूं देखकर पंखुड़ी हैरान रह गई। वो उसके पास आई और बोली, आपका मूड खराब है क्या? फ्रांस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? पंखुड़ी झट से बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फ्रांस एक बार फिर से बोला, क्यों, और मुझे कैसे बोलना चाहिए? सही नहीं बोल रहा हूँ क्या? अगर तुम कहो तो चुप हो जाऊँ मैं? वेल, चुप ही हो जाता हूँ, क्योंकि अगर कुछ बोलूँगा तो तुम्हें तो सिर्फ रोना आएगा और तो तुम्हें कुछ आता नहीं है ना। ये बोलकर वो सीधा बेड की तरफ बढ़ गया और जाकर वापस बेड पर लेट गया। पंखुड़ी उसके पास आई और बोली, अगर आप कहें तो मैं खाना ले आऊँ क्या? अब आपको भूख लग गई? फ्रांस गुस्से से बोला, मुझे भूख लगी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो पंखुड़ी। अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर किसी और रूम में खुद से बातें करो। मुझे ना तुमसे बातें करनी है और ना ही तुम्हारी किसी बात का जवाब देना है। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और अगले ही पल अब फ्रांस ने साइड में लगे हुए बटन को ऑफ कर लाइट ऑफ कर दी थी। अब वहाँ पर सिर्फ डीम लाइट जल रही थी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसने क्लोजेट में जाकर अपना नाइट सूट लिया और उसे पहनकर वापस बिस्तर की तरफ आई। उसकी नज़रें फ्रांस पर गई, जो अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। पंखुड़ी कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर बीच में ही चुप हो गई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। वो नहीं चाहती थी कि फ्रांस उसे रूम से बाहर निकाल दे। वो बिस्तर पर लेटी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तकरीबन आधा घंटा कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसे फ्रांस के साथ सोना था, लेकिन फ्रांस ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और बिल्कुल उसकी पीठ से लगकर उसने अपने नाजुक से हाथ फ्रांस के सीने पर रख दिए। फ्रांस, जो गुस्से में उबल रहा था, जब उसे पंखुड़ी के हाथ अपने सीने पर महसूस हुए तो जैसे एक पल के लिए उसका गुस्सा शांत हो गया। एक तरफ पति था जिसे अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो हर एक चीज़ उसके हिसाब से करे। शायद ये पॉजिटिवनेस थी या ऑब्सेशन या जो भी था। ऐसा नहीं था कि फ्रांस पंखुड़ी को सांस भी अपनी मर्जी से ना लेने दे, लेकिन वो चाहता था कि वो उसे वैल्यू दे, उसे इम्पोर्टेंस दे। अगर वो दोनों कहीं जाए तो साथ में जाएं, खाना खाएं तो साथ में खाएं। हो सकता है किसी के लिए ये गलत हो, लेकिन फ्रांस राणा ऐसा ही था और वो खुद को चाहकर भी नहीं बदल सकता था। इसलिए वो किसी से जल्दी अटैच होता भी नहीं था। और दूसरी तरफ एक पत्नी थी
जो पूरी तरह से अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या गलतियां कर रही है, पर वो खुद को बदलने के लिए भी तैयार थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू फ्रांस की पीठ पर लग रहे थे और वो उसकी टी शर्ट को गीला कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्रांस को पता था कि वो रो रही है। वो रोते हुए बोली, सुनिए, मुझे नहीं पता आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन प्लीज़ गुस्सा छोड़ दीजिए ना। जैसे ही उसने कहा, उसकी वो आवाज़ सुनकर ही फ्रांस का दिल पिघलने लगा। लेकिन इतनी जल्दी जो पिघल जाए वो फ्रांस राणा कैसे हो सकता है। अगले ही पल वो तकिया लेकर बिस्तर से उठा और जाकर सोफे पर लेट गया। पंखुड़ी एकदम शॉक्ड रह गई। पंखुड़ी फ्रांस की तरफ देख रही थी, जो सामने सोफे पर जाकर लेट गया था। उसकी नज़रें जो फ्रांस पर थी वो बहुत कुछ कह रही थी। आज तक उसने कभी इन फीलिंग्स को फेस नहीं किया था, लेकिन अब उसे बहुत कुछ महसूस होने लगा था। एक पत्नी को सबसे ज़्यादा बेरुखी अपने पति की मारती है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच हो रही थी। जब भी पंखुड़ी से कोई नाराज़ होता था तो पंखुड़ी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फ्रांस का नाराज़ होना तो जैसे उसे बुरी तरह से तोड़ रहा था। लेकिन एक पत्नी हार भी कहाँ मानती है। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी और फ्रांस की तरफ बढ़ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो रहिए आप गुस्सा, लेकिन मैं भी आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं भी आपको मना कर ही रहूँगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके पास यूं ही बैठी रहूँगी, पर मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी। ये बोलते हुए वो सामने टेबल पर बैठ गई। फ्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी इस तरह से कोई जिद करेगी उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसके सामने मुंह बनाकर बैठी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ, जाकर बेड पर सो जाओ। मैंने कहा ना, अभी मेरा कुछ भी बोलने का, कुछ भी सुनने का मूड नहीं है, तो क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैं रूम से बाहर चला जाऊँगा। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैं भी आपके पीछे पीछे रूम से बाहर आऊँगी। आप घर से बाहर जाएंगे तो मैं भी घर से बाहर आऊँगी। आप शहर से बाहर जाएंगे तो मैं शहर से बाहर जाऊँगी, और आप देर से बाहर जाएंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी हूँ, मुझे डर लगता है। लेकिन हाँ, आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आपके पीछे आऊँगी। उसकी बात सुनकर फ्रांस कुछ पल के लिए तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, अगर आप अपना गुस्सा नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी आपको मनाना नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। उसकी बात सुनकर फ्रांस गुस्से से बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मेरे गुस्से के चैलेंज कर रही हो, मेरी जिद को चैलेंज कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कितना ज़िद्दी हूँ। फ्रांस राणा हूँ मैं, मेरी जिद से बढ़कर तो मुझे कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। फ्रांस ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका ध्यान पंखुड़ी पर ही जा रहा था, जो टेबल पर ही बैठी थी। लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसे भी नींद आ रही थी, और पंखुड़ी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद आती थी। वो तो चलते रोमांस में भी सोने का हुनर रखती थी। तकरीबन आधा घंटा फ्रांस और पंखुड़ी दोनों में यूं ही जुगलबंदी चलती रही। पंखुड़ी अपनी आंखें फ्रांस पर टिकाए उसकी तरफ देखती रही, लेकिन अब उसे नींद आने लगी थी, इसलिए उसकी गर्दन बार बार झटक रही थी। फ्रांस ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। उसने तो पहले ही कह दिया था कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, और सच में वो अपनी जिद छोड़ना भी नहीं वाला था। लेकिन अचानक ही उसने अपने हाथों में अब पंखुड़ी को थाम लिया, क्योंकि पंखुड़ी सीधा उसके ऊपर आ गिरी थी। नींद को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं था, और वो नींद में ही उसके ऊपर गिर चुकी थी। फ्रांस ने उसे जल्दी से संभाला। वो बड़ी अजीबोगरीब हालत में उसके ऊपर गिरी थी। उसे अपनी बाहों में लेकर फ्रांस ऊपर की तरफ उठा, क्योंकि सोफे पर लेटे रहना तो अब पॉसिबल ही नहीं था। पंखुड़ी सचमुच सो चुकी थी। फ्रांस ने उसे जल्दी से पूरी तरह अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर पर आया। आज पहली बार था जब किसी ने इस तरह से उसकी जिद को तोड़ा था, बेशक से नींद में ही सही, लेकिन पंखुड़ी ने फ्रांस को सोफे पर से तो उठा ही दिया था। फ्रांस उसे बिस्तर पर लेटाकर कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखता रहा। उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का शॉर्ट लोअर पहना हुआ था और उस पर हार्ट प्रिंट था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस यही एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें देखकर पता नहीं ये कैसी फीलिंग आती है मुझे। इग्नोर करना भी चाहूँ तुम्हें तो कर नहीं पाता, वरना गुस्सा तो मुझे तुम पर इतना ज़्यादा आ रहा है कि मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। बोलने को वो बोल रहा था, लेकिन अपनी रोज़ पीडल को अगर उसे कोई तकलीफ़ देनी होती तो अब तक तो वो दे चुका होता। उसने एक नज़र सोफे की तरफ देखा जो खाली था, लेकिन अब उसका वहाँ पर जाने का कोई प्लान नहीं था। उसने पंखुड़ी की तरफ वापस देखा और फिर चुपचाप उसके बगल में लेट गया। उसने खुद ही पंखुड़ी को अपनी तरफ सरकाया और बोला, नाराज़ हूँ मैं तुमसे, लेकिन बस तुम दोबारा गिर ना जाओ इसलिए तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो रहा हूँ। आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो खुद को ही तसल्ली दे रहा था कि उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में क्यों भरा है। वहीं नींद में पंखुड़ी भी कम नहीं थी। वो प्रांस के अंदर पूरी तरह से सिमट रही थी और उसने अपनी बाहों को कसकर प्रांस की पीठ पर जकड़ा हुआ था, जैसे नींद में भी उसे कहीं खुद से दूर नहीं जाने देगी। यूं ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए गहरी नींद में जा चुके थे। अब प्रांस को भी काफ़ी सुकून की नींद आई हुई थी। पंखुड़ी और प्रांस की प्यारी सी नोक-झोंक और प्यार भरी तकरार। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट से कहानी के पार्ट आगे बनाने का मुझे हौसला मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखेंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और कहानियों के साथ एंजॉय करते रहिए।